अब हमने कल देखा था कि मेंटेन बिल वाइज डिटेल ऑप्शन अपने यस करते हैं तो उसके हिसाब से उसमें कौन सा रिपोर्ट आता है, वो रिपोर्ट कैसे दिखता है, और उस रिपोर्ट में हम अलग अलग चीजें कैसे देख सकते हैं। उसमें हमने एजिंग लगा कर भी देखा था कि डिफरेंट डिफरेंट डेज का गैप लगा के हम वो देख सकते हैं कि ये बिल कितने दिन पुराना हो चुका है, या तो ये बिल आउटस्टैंडिंग हुआ उसके बाद कितने दिन पुराना हो चुका है, यानी आउटस्टैंडिंग हुए हुए इसको कितने दिन हो चुके हैं, ये भी हम एजिंग लगा के देख सकते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि क्रेडिट लिमिट किसी कस्टमर में तय करनी हो तो, यानी कोई कस्टमर में हम लगा देंगे कि इस कस्टमर को हमें 50,000 से ज्यादा उधारी पे माल नहीं बेचना है, तो उस हिसाब से हम क्रेडिट लिमिट भी तय कर सकते हैं। तो वो सब हमने कल देखा था। अब आज एक चीज देखते हैं कि आज एक नई चीज देखते हैं कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन का ऑप्शन एक आता है टैली में। इंटरेस्ट कैलकुलेशन का ऑप्शन किसमें काम आता है कि हमने किसी को लोन दी हो या किसी ने हमें लोन किसी किसी से हमने लोन ली हो, तो उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करके अपने आप वो आ जाएगा, और बाद में वो इंटरेस्ट हम लेके उसकी हम एंट्री कर सकते हैं। यानी हमने किसी को यानी लोन दिया होगा तो सम परसेंटेज ऑफ उस पर ही लोन दिया होगा, तो उसके डेज वाइज उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट होके अपने आप टैली में आ जाता है और उसकी रिपोर्ट हमें दिख जाती है। तो वो इंटरेस्ट वाला ऑप्शन हमें करना हो, यानी इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना हो, तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन आएगा। उसके लिए हमें F11 में जाके फीचर्स में जाके अकाउंटिंग फीचर्स में यहाँ पे आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट में ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन। वो वाला ऑप्शन हमें यस करना रहेगा। अब उसके नीचे है यूज एडवांस पैरामीटर। तो उसमें एडवांस पैरामीटर्स में क्या आता है कि हमने उस ऊपर वाले ऑप्शन में तो यानी खाली क्या है, हम इंटरेस्ट रेट डाल पाएंगे कि इतने रेट से इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। पर एडवांस पैरामीटर में क्या आएगा कि जितनी डेबिट अमाउंट है उस पर भी कैलकुलेट होगा, जितनी क्रेडिट अमाउंट हुई है उस पर भी कैलकुलेट होगा कि नहीं। उस हिसाब से सब ऑप्शन हमें यस या नो करने हो, तो उसके लिए एडवांस पैरामीटर का ऑप्शन भी हमें यस करना रहेगा। उसमें हम यहाँ पे यस कर देंगे, बाद में एंटर 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 करके एक्सेप्ट कर देंगे उसको। उसके बाद हम एक पार्टी का लेजर बनाते हैं जिससे हम लोन ले भी रहे हैं और उसको यानी लोन रिटर्न भी कर रहे हैं और उसको लोन हम दे भी रहे हैं, यानी दोनों ट्रांजेक्शन हम एक ही पार्टी में करके देखते हैं। बाद में उसकी इंटरेस्ट कैलकुलेशन हम देखते हैं कि वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करके कैसे देता है। तो हम एक लेजर क्रिएट करते हैं। लेजर क्रिएट करने के लिए अकाउंट इन्फो में लेजर में जाके क्रिएट करेंगे। अंकुश करके एक पार्टी है, हम उसको लोन दे रहे हैं, यानी सामने कुछ भी चीज गिरवी नहीं रख रहे हैं, तो वो अनसिक्योर्ड लोन में आएगा, तो उसको अंदर अनसिक्योर्ड लोन में डालेंगे। बाद में उसमें मेंटेन बिल डिटेल तो कुछ उसमें आएगी नहीं, इन्वेंटरी वैल्यू उसमें कुछ आएगी नहीं। उसके बाद ये वाला ऑप्शन आता है एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तो ये हमने इंटरेस्ट वाला ऑप्शन वहाँ पे F11 में फीचर्स में जाके ऑन किया, उसके बाद यहाँ पे ये हमें ऑप्शन दिखने लगेगा एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तो उसमें हम यस करेंगे तो ये वाली विंडो खुलेंगी, इंटरेस्ट पैरामीटर्स। उसमें सबसे पहला ऑप्शन आता है कि इंक्लूड ट्रांजेक्शन डेट फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन, यानी उसमें जो भी अमाउंट ऐड हुई या डिडक्ट हुई। ऐड हुई यानी कैसे है कि उससे हमने लोन ली होगी तो वो अमाउंट ऐड होती जाएगी और उसको हम पेमेंट जैसे जैसे वापस करते रहेंगे वो अमाउंट डिडक्ट होती जाएगी। यानी दोनों अमाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, यानी डिडक्ट हुई उसके बाद जो अमाउंट बची उस पर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, उससे पहले जो अमाउंट थी उस पर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो वो दोनों अमाउंट में हमें यस करना है, क्योंकि यानी जो अमाउंट बचेगी उस पर भी हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट तो करना ही है, यानी ड्यूरिंग द ईयर के लिए। बाद में यहाँ पे आएगा कि रेट, यानी कितने रेट पे हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो उसमें हम नॉर्मल डाल देते हैं 12%। उसके बाद आएगा ऑप्शन ये 30 डे मंथ, 365 डे ईयर, कैलेंडर मंथ या कैलेंडर ईयर। अब ये क्या बता रहा है कि 12% जो हमने डाला वो कितने टाइम पीरियड का ये रेट है, यानी 12% पर मंथ का रेट है या 12% पर ईयर का रेट है। तो 30 डे मंथ हम सिलेक्ट करेंगे तो वो 12% पर मंथ के हिसाब से ये रेट पकड़ेगा, और उसके नीचे जो 365 डे ईयर है तो यानी तो उसके बाद वो पकड़ेगा कि पूरे ईयर का ये 12% रेट है। नीचे कैलेंडर मंथ है वो मंथ के हिसाब से ही कैलकुलेट होगा, और नीचे कैलेंडर ईयर है वो 365 डे ईयर वाला ऑप्शन है उसको ही यानी ईयर के हिसाब से कैलकुलेट होगा। तो यानी हम ये जो नॉर्मली हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं वो ईयरली बेसिस पे ही कैलकुलेट करते हैं। तो हम ये जो 12% डाला है उसमें 365 डे वाला ऑप्शन लेंगे, 365 डे ईयर वाला ऑप्शन, बराबर। उसके बाद है ऑन ऑल बैलेंसेस। अब इसमें तीन ऑप्शन आते हैं, ऑल बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस ओनली या डेबिट बैलेंस ओनली। तो मैंने ये बताया कि ये एग्जांपल में हम उसको लोन दे भी रहे हैं और उससे हम थोड़े पैसे की लोन ले भी रहे हैं।
दोनों ट्रांजेक्शन हम एक ही में देखेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे ऑल बैलेंसेस वाला सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, एप्लीकेबल फ्रॉम यानी ये रेट कहाँ से एप्लीकेबल होगा, तो ये 1 अप्रैल 2020 यहाँ पे दिखा रहा है, यानी बाय डिफॉल्ट हमने जब कंपनी क्रिएट करी थी 1 अप्रैल 2020, यहाँ पे वो डेट बाय डिफॉल्ट दिखाएगा। ठीक है, टू यानी एप्लीकेबल फ्रॉम टू, यानी हम इसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर हम 12% रखेंगे इंटरेस्ट रेट, उसके बाद इंटरेस्ट रेट बढ़ा के हम कुछ और भी कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे डाल देंगे कि 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर 2020 तक 12% रहेगा। उसके बाद 30 सितंबर के बाद हम रेट चाहते हैं कि 15% ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाए। यहाँ पे 365 डे ईयर ही लेंगे, ऑल बैलेंसेस यहाँ पे बाय डिफॉल्ट डे हो, उसके हिसाब से 1 अक्टूबर आ गई, यानी 30 सितंबर तक तो हमने रेट रखा था 12%, उसके बाद रेट हो जाएगी 1 अक्टूबर से 15%। तो 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक यानी ईयर एंड तक हम यही रेट रखेंगे। ठीक है, बाद में हमें कोई और रेट चेंज करके नहीं डालनी है, तो एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। अब कुछ ट्रांजेक्शन की एंट्री करेंगे हम वो पार्टी के अकाउंट में, तो उसको हम लोन देंगे, उससे उससे पैसे वापस लेंगे, बाद में उससे भी हम लोन लेंगे, तो उसकी एंट्री आएगी, सब एंट्री आएगी पेमेंट और रिसिप्ट में। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि अंकुश से हमने लोन लिया 5 लाख रुपए, वो एंट्री हम डालते हैं 1 अप्रैल कैश में। क्या हुआ सानिया? हेलो, सर वो 39/20/20 के बाद एंटर नहीं हो रहा है। 1 मिनट। वापस हम उसमें जाते हैं। यहाँ पे तुमने डाला 30 सितंबर 2020। हेलो सानिया, सर उसके बाद एंटर नहीं हो रहा है। इसके बाद एंटर ही नहीं हो रहा है तुम्हें? हाँ, एक काम करो, तुम्हारी स्क्रीन शेयर करो तो। हमने यहाँ पे पहले 6 मंथ के लिए 12% रेट लिए और बाकी के 6 मंथ के लिए हमने 15% रेट तय किया, बराबर। अब थोड़े लोन रिसिप्ट के और लोन में रीपेमेंट की एंट्री करके देखते हैं। लोन रिसिप्ट एंड रीपेमेंट की एंट्री किसमें आएगी? रिसिप्ट एंड पेमेंट में ही आएगी। तो पहले हम ट्रांजेक्शन लेते हैं कि उससे हमने 5 लाख रुपए का लोन लिया, वो हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया शायद। हाँ, ये वाला रिकॉर्ड कर लिया। अब थोड़ी आगे की डेट डाल के, यानी 28 अप्रैल की डेट डालते हैं। तो पेमेंट का वाउचर डालते हैं कि अंकुश को 3 लाख रुपए हमने वापस दे दिए। थोड़े दिन बाद 5 मई को हम डालते हैं कि अंकुश को हमने पहले 5 लाख रुपए लिए, उसके बाद 3 लाख रुपए वापस दिए, तो अब 2 लाख रुपए बचे होंगे। अब हमने उसको 2 लाख रुपए वापस तो दिए, पर और एडिशनल 3 लाख रुपए उसको दिए कि उसको लोन दिया हमने। 5 मई को हमने ये किया। अब थोड़े दिन बाद यानी 20 मई को उसके पास से यानी पैसे वापस आए थोड़े, 2 लाख रुपए।
अब लास्ट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं 31 मई को, यानी उसके पास से अब कितने पैसे बाकी थे लेने के, 1 लाख रुपए लेने के बाकी थे, और उसने 1 लाख रुपए वापस दिए, वापस हम अपने को उसने 3 लाख रुपए का एडिशनल लोन दिया है, ऐसा इसमें लिख देता है। यानी टोटल कितना आएगा, 4 लाख रुपए आएंगे। तो थोड़े बहुत हमने ट्रांजेक्शन ये लोन वाले में रिकॉर्ड किए कि हमने पहले उसको लोन दिया, उसका लोन लिया उससे, उसका थोड़ा बहुत रीपेमेंट किया, बाद में उसको एडिशनली लोन दिया, उसका उसने हमको रीपेमेंट किया, और बाद में लास्ट में उसने एडिशनली हमें लोन दिया। तो लास्ट में बैलेंस ऐसा बचेगा कि अंकुश से हमें 3 लाख रुपए की लोन ली है, जो उसको एट द ईयर एंड हमें रीपेमेंट करनी है। ठीक है, तो अब उसका रिकॉर्ड देखना होगा, तो वो कहाँ पे आएगा, तो वो रिपोर्ट देखने के लिए हमें जाना पड़ेगा डिस्प्ले मेन्यू में, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में इंटरेस्ट कैलकुलेशन करके एक ऑप्शन आता है, उसमें जाएंगे अपने इंटरेस्ट रिसीवेबल वाले ऑप्शन में, सॉरी इंटरेस्ट पेएबल वाले ऑप्शन में, क्योंकि हमने अनसिक्योर्ड लोन में वो उसका लेजर क्रिएट किया है। तो अनसिक्योर्ड लोन कहाँ पे आता है, लायबिलिटी साइड आता है। तो इंटरेस्ट रिसीवेबल या पेएबल, उसमें से अपनी लायबिलिटी कौन सी बनेगी, इंटरेस्ट जो पे करना होगा वो हमारी लायबिलिटी बनेगी। तो इंटरेस्ट पेएबल वाले ऑप्शन में, यानी लायबिलिटी साइड वाले सभी जो जिसमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑन होगा, वो सब ऑप्शन अपने को लायबिलिटी साइड वाले होंगे, वो इंटरेस्ट पेएबल वाले में दिखेंगे। तो यहाँ पे ये ऑप्शन दिख रहा है, इसमें एंटर करके देखेंगे, एंटर 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 करके यानी अंकुश वाले लेजर में जाएंगे, तो यहाँ पे पूरा ऑप्शन दिखेगा। यानी 1 अप्रैल को हमने 5 लाख रुपए उससे लिए, और 20 अप्रैल को हमने उसको 3 लाख रुपए वापस किए। तो 1 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल तक, यानी 20 अप्रैल को हमने थोड़े बहुत पैसे उसको वापस दिए, तो 1 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल तक हमारे पास 5 लाख रुपए का बैलेंस था उसका, उससे लिया हुआ। तो उस पर 19 डेज के हिसाब से उसने 12% का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। ठीक है, तो उसका इंटरेस्ट आया 3123। उसके बाद 20 अप्रैल को हमने उसको 3 लाख रुपए वापस किए, उसके बाद बैलेंस बचता है 2 लाख रुपए। उसके बाद हमने उससे 5 मई को उसके पास से थोड़े बहुत और पैसे लिए थे, और पैसे उसको वापस किए थे। तो उसके बाद बैलेंस बचता है 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए पे 20 अप्रैल से लेकर 4 मई तक, 5 मई को वापस दूसरा ट्रांजेक्शन हुआ था। तो 20 अप्रैल से लेकर 4 मई तक 15 डेज का 12% के हिसाब से उसने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। उसके बाद हमने उसको ज्यादा पैसे वापस दिए थे, तो उसको हमने 3 लाख रुपए का लोन दिया था। उसके बाद बैलेंस बच रहा था 3 लाख रुपए। तो 5 मई से लेकर 19 मई तक 15 डेज का इंटरेस्ट। तो जिस जिस डेट को ट्रांजेक्शन हुआ होगा, उसके बाद जो जो बैलेंस बच रहा होगा डेबिट एंड क्रेडिट दोनों का, तो उस हिसाब से उस बैलेंस पे उस परसेंटेज वाइज वो इंटरेस्ट कैलकुलेशन करके वो हमें यहाँ पे दे देगा। अब हमने वो रेट सेट किया था, यानी 30 सितंबर के बाद 15% वाला रेट सेट किया था। तो हम सितंबर के बाद एक दो एंट्री और करके देखते हैं, तो दूसरा रेट यहाँ पे वो कैसे कैलकुलेट करता है, वो भी हम उसकी भी इफेक्ट हम देख लेते हैं। तो वापस जाके 2-3 ट्रांजेक्शन उसमें रिकॉर्ड करते हैं। अब सीधा हम जाएंगे, ऐसा करते हैं कि 1 अक्टूबर को 3 लाख रुपए उसके बैलेंस पड़े थे, उसमें से हमने 2 लाख रुपए वापस किए। उसके बाद 15 अक्टूबर को 3 लाख रुपए, 1 नवंबर को उसके पास से हमने 3 लाख रुपए लिए। ये 3 ट्रांजेक्शन हमने सितंबर के बाद रिकॉर्ड किए। वापस उसमें जाके हम देखते हैं, तो उसके लिए जाएंगे अपने डिस्प्ले मेनू में, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में, इंटरेस्ट कैलकुलेशन में। हम लेजर में भी जाके देख सकते हैं, यानी ये इंटरेस्ट पेएबल में टोटल जितने लेजर बने होंगे ना, वो दिखाएगा। अब लेजर में जाके हम अंकुश में भी जाके देख सकते हैं डायरेक्टली ये वाला इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तो अब देखो, लास्ट में 3 लाख का बैलेंस बचा था 31 मई को। अब 31 मई से लेकर 30 सितंबर तक हमने कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं किया। तो यानी उसके बाद हमने सीधा 1 अक्टूबर को ट्रांजेक्शन डाला कि 2 लाख रुपए का हमने उसको पेमेंट वापस कर दिया। तो उसके बाद तो यानी 1 अक्टूबर तक, यानी 30 सितंबर तक हमने क्या रेट डाला, 12% रेट डाला था। तो 31 मई से लेकर 30 सितंबर तक कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। तो वो जो बैलेंस बचा था 3 लाख रुपए, तो उसके डेज होते हैं 123 डेज, उस हिसाब से उसने 12% से इंटरेस्ट अपना कैलकुलेट कर दिया। उसके बाद हमने 2 लाख रुपए वापस दिए,
और उसके बाद और हमने 3 लाख रुपए उसको वापस दिए, तो 1 लाख का जो बैलेंस बचा रहा तो उसके ऊपर 1 ऑफ अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर, उसके बाद इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ है। हमने 30 ऑफ सितंबर के बाद क्या इंटरेस्ट रेट डाला था 15% का, तो जैसे ही 30 ऑफ सितंबर कंप्लीट हुई इसके बाद उसने रेट ले लिया 15%। तो इस हिसाब से हम कोई भी यानी पार्टी से लोन लेते हैं या उसको लोन देते हैं, तो उसमें हमें इंटरेस्ट यानी अपने आप कैलकुलेट हो ऐसा कुछ ऑप्शन यानी करना हो, तो यानी ये हिसाब से हमें पूरी इंटरेस्ट कैलकुलेट करके हमें वो ये टैली दे देता है। तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन हमने देखा था, F11 में फीचर्स में जाके अकाउंटिंग फीचर में आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट में ये इंटरेस्ट वाला ऑप्शन हम यहाँ पे यस कर देंगे। उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर हमने वो पार्टी से जो भी ट्रांजेक्शन किया हो, वो ट्रांजेक्शन के हिसाब से उसका जो भी बैलेंस बचेगा, हर एक ट्रांजेक्शन के बाद उसका जो भी बैलेंस बचेगा उस पर वो उतने डेज का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके हमें दे देगा। वो रिपोर्ट हमें कहाँ पे जाके दिखती है, डिस्प्ले मेनू में स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में इंटरेस्ट कैलकुलेशन में जाके हम लेजर में जाके वो पार्टी की कोई भी पर्टिकुलर पार्टी की रिपोर्ट देख पाएंगे। और इंटरेस्ट पेबल में जाएंगे तो टोटल जितनी भी पार्टियां अनसिक्योर्ड लोन में होगी, टोटल वो सब पार्टियों का लेजर यहाँ पे हमें दिख जाएगा। लेजर में हमने देखा था अंकुश का कि हमने लास्ट एंट्री करी 1 नवंबर को, तो यहाँ पे ये 1 नवंबर तक का ही वो लेजर दिखा रहा है। अगर हमें पूरे साल का यानी उसके बाद पूरे साल में हमने कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं किया, तो 31 मार्च को ईयर कंप्लीट होता है, तो ईयर कंप्लीट होने पे उसका कितना इंटरेस्ट बन रहा है तो वो हमें देखना हो। तो उसके लिए यहाँ पे F2 में पीरियड में जाके 1 अप्रैल तो यहाँ पे दिख ही रहा है स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, यहाँ पे हम कर देंगे 31 मार्च। यहाँ पे 31 मार्च तक उसका टोटल कितना इंटरेस्ट बन रहा है वो यहाँ पे दिखा देगा। तो 1907 दिख रहा है। तो ये हमें 1907 क्रेडिट में दिख रहा है, यानी डेबिट और क्रेडिट होने के बाद टोटल हमें उसको इतना इंटरेस्ट देने का बन रहा है। क्रेडिट आए यानी उसका मतलब क्या, ये हमारी लायबिलिटी है, उसको देने का बन रहा है इतना इंटरेस्ट। तो अब ये इंटरेस्ट की हमें कैलकुलेशन करनी हो, एंट्री फाड़नी हो, तो वो एंट्री यानी जर्नल में हम कैसे पोस्ट करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं 190783.57, ठीक है। अब ये तो इंटरेस्ट उसका अकर्ड हुआ है, उसको हमने पेमेंट अभी तक किया नहीं है, वो पेमेंट हम नेक्स्ट ईयर में कोई भी मंथ में यानी उसको पेमेंट करेंगे। तो ये साल का इंटरेस्ट जो अकर्ड हुआ है उसको हमें पोस्ट करना हो यानी उसकी लायबिलिटी हमें रेज करनी हो, तो वो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम अकाउंटिंग वाउचर में ये एंट्री किसमें, ये यानी इसमें अभी तक हमने इंटरेस्ट का पेमेंट किया नहीं है, तो ये एंट्री किसमें रिकॉर्ड होगी तुम बताओ तो सानिया। ये इंटरेस्ट का अभी हमने पेमेंट किया नहीं है, सेल या परचेस का तो ट्रांजेक्शन है नहीं, ये इंटरेस्ट हमें खाली अक्रू करना है, यानी उस पार्टी को हमें इतना इंटरेस्ट देना है वो अक्रू करना है हमें ये अकाउंट्स में। तो ये एंट्री कौन सी जर्नल में। जर्नल में आएगी। तो जर्नल में डेबिट क्या होगा, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट टू पार्टी अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है। हाँ। तो यहाँ पे अपने इंटरेस्ट का एक लेजर बना देंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट, वो किस में आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा, ठीक है। हमने कितना इंटरेस्ट लिखा था 19,783.57, यानी राउंड ऑफ कर देते, और हमेशा ये एंट्री एंड ऑफ द ईयर यानी लास्ट डेट पे होगी 31 मार्च। अगर हमने ये ड्यूरिंग द ईयर एंट्री कर दी ना, तो वो ये एंट्री पे भी वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चालू कर देगा। इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट हमें थोड़ी कैलकुलेट करना है, तो ये एंट्री हमेशा लास्ट डे ऑफ ईयर को ही होगी। 19,784 पार्टी अंकुश। तो उस हिसाब से लास्ट में 1 लाख रुपए का बैलेंस बच रहा था, और उस हिसाब से हमको इतना इंटरेस्ट उसको देने का बच रहा है, तो उसका बैलेंस कितना हो जाएगा 119,784। तो उस हिसाब से हम कोई भी पार्टी का इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं जिसको हमने लोन दिया हो या उससे हमने लोन लिया हो। उसके लिए F11 में ये फीचर ऑन करके बाद में डिस्प्ले में अकाउंट बुक्स में जाके स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में इंटरेस्ट कैलकुलेशन वाला पूरा रिपोर्ट हम देख सकते हैं उसका, ठीक है। तो ये हमने देखा कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन किसी भी पार्टी का करना हो तो वो कैसे हम कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मैंने पहले आपको एक बार बताया था कि हमें कोई भी यानी पर्टिकुलर डे में कितनी एंट्री हुई है वो देखनी हो तो वो हम कहाँ पे जाके देख सकते हैं।
यानी ये हम डिस्प्ले में जाएंगे डे बुक में, तो कोई भी एक पर्टिकुलर डे पे टोटल कितनी एंट्री हुई है वो हमें यहाँ पे दिखा देगा। यानी यहाँ पे अभी 31 मार्च दिख रही है, यानी हमने लास्ट एंट्री इस डेट पे करी थी, तो इस डेट पे टोटल कितनी एंट्री हुई है वो हमें यहाँ पे डे बुक में दिखा देगा। पर हमें यानी ये डे बुक में यानी इन डिटेल देखना हो, यानी ये डे बुक में टोटल यानी देखना हो कि यानी ये टोटल कितनी एंट्री हुई है पूरे साल में, टोटल कितनी एंट्री हुई है वो एंट्री में यानी पूरी डिटेलिंग वाइज हमें एंट्री देखनी हो, तो वो पूरी डिटेल हम कैसे देख सकते हैं। यानी कोई भी दिन पे हमें यानी कोई एक सेल किया है, तो वो सेल में क्या हमने सेल किया था, कौन सी पार्टी को सेल किया था, उसका बिल नंबर क्या था, कौन कौन सी आइटम हमने सेल करी थी, कितने रेट पे सेल करी थी, वो सब डिटेल हमें एक जगह ही देखनी हो पूरे साल की यानी टोटल एंट्री की, तो वो हम कैसे देख सकते हैं। तो यानी पहले तो ये पर्टिकुलर डे की पर्टिकुलर एक डे की एंट्री दिखा रहा है, तो एक डे में से हमें पूरा साल यहाँ पे करना हो तो यहाँ पे ये ऑल्टर F2 का ऑप्शन दिख रहा है पीरियड करके, वो पीरियड में हम जाएंगे, यहाँ पे हम पूरा पीरियड सिलेक्ट करेंगे, यानी 1 अप्रैल 20 से लेके 31 मार्च 2021 तक। तो ये पूरे साल में टोटल जितनी भी एंट्री हुई होगी ना वो हमें यहाँ पे दिखा देगा। अब ये तो खाली एंट्री दिख रही है, अब हमें एंट्री इन डिटेल में देखनी हो तो वो एंट्री इन डिटेल हम कैसे देख पाएंगे, तो उसके लिए यहाँ पे F12 कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन है, उसमें हम जाएंगे। अब उसमें बहुत सारे ऑप्शन है पर सब ऑप्शन में नो किया हुआ है। तो पहला ही ऑप्शन है कि फॉर्मेट, फॉर्मेट यानी कंटेस्ट, यानी खाली हमें एंट्री ही दिख रही है, उसके अंदर की डिटेल नहीं दिख रही है, तो उसमें हमें सबसे पहले डिटेल करना पड़ेगा। उसके बाद वाला ऑप्शन है शो नरेशन, यानी एंट्री में हमने नीचे कोई भी नरेशन डाला होगा तो वो नरेशन हमें यहाँ पे दिखे कि नहीं दिखे, उसके लिए ये वाला ऑप्शन है, तो वो भी हम यस कर देंगे। बिल वाइज डिटेल, यानी कल ही हमने बिल वाइज डिटेल यानी वाला ऑप्शन देखा था कि बिल का रेफरेंस नंबर हमने जो भी डाला होगा वो रेफरेंस नंबर हमें यहाँ पे दिखेगा, ये वो वाला ऑप्शन है कि शो बिल वाइज डिटेल, तो इस ऑप्शन में हम यस कर देंगे तो हमें बिल वाइज डिटेल भी दिखाएगा। उसके बाद है कॉस्ट सेंटर डिटेल, कॉस्ट सेंटर अभी हमने देखा भी नहीं है, वो थोड़ा एडवांस ओपन है, तो अभी हम इसको नो ही रखते हैं, हमने सीखा भी नहीं है देखा भी नहीं है। तो उसके बाद है इन्वेंटरी डिटेल, यानी कौन सी स्टॉक आइटम हमने किसको सेल करी है वो वाली स्टॉक आइटम की डिटेल देखनी हो, उसके लिए होती है इन्वेंटरी डिटेल। एडिशनल डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टॉक आइटम, यानी हमें स्टॉक आइटम के अंदर कुछ एडिशनल डिस्क्रिप्शन डाला है कि यानी आइटम ए तो उसमें पैकिंग इस हिसाब से हुआ था, ऐसी कोई डिस्क्रिप्शन हमने डाली हो तो वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। बैंक की डिटेल हमने जो भी डाली हो वो देखनी हो तो, और एडिशनल कुछ भी डिटेल हो तो वो डाली हो तो वो भी हम देख सकते हैं, तो उसमें भी हम यस कर देंगे। उसके बाद आता है सिलेक्ट वाउचर्स टू शो, उसमें 3 ऑप्शन है, अकाउंटिंग एंट्रीज ओनली, इन्वेंटरी एंट्रीज ओनली या ऑल वाउचर्स। अकाउंटिंग एंट्रीज यानी क्या, हम जो भी यानी अकाउंटिंग एंट्रीज करते हैं ये वाउचर्स में, कॉन्ट्रा पेमेंट रिसिप्ट सेल या परचेस, उसमें जो भी एंट्री करते हैं वो अकाउंटिंग एंट्रीज कहलाती है। इन्वेंटरी एंट्रीज यानी क्या, हमने वो जो गोडाउन क्रिएशन के टाइम देखा था कि इन्वेंटरी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं, स्टॉक ट्रांसफर करते हैं, वो वाली इन्वेंटरी के वाउचर में जो भी हमने एंट्री करी होगी वो इन्वेंटरी एंट्री कहलाएगी। और ऑल वाउचर्स यानी क्या, दोनों की एंट्री यहाँ पे हमें कंबाइन दिखेगी, तो यहाँ पे हम ऑल वाउचर्स ही रखेंगे। यहाँ पे अब स्टॉक आइटम नेम और यानी नॉर्मल नेम, यानी स्टॉक आइटम का अपीयरेंस ऑफ स्टॉक आइटम नेम और अपीयरेंस ऑफ नेम, यानी लेजर का नेम और स्टॉक आइटम का नेम, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइम के नेम आते हैं। यानी LIC यानी क्या आता है, यानी स्टॉक आइटम का हमने आइटम ए नाम रखा पर उसका निक नेम भी हमने कुछ रख दिया, तो उस हिसाब से। यानी डिस्क्रिप्शन, यानी स्टॉक आइटम में हमने कुछ डिस्क्रिप्शन डाला हो तो उस हिसाब से वो नेम दिखे हमें यहाँ पे, तो उस हिसाब से हम बहुत सारी चीजें हम इसमें कर सकते हैं, पर इसमें हम नेम ओनली रखेंगे। दोनों में, लेजर में भी वो वाला ऑप्शन आता है कि अलाइस आपने कोई नेम में अलाइस रखा हो तो वो दिखना हो तो वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं, पर हमें हमने किसी भी लेजर के नेम में ऐसा कुछ किया नहीं है, तो हम यहाँ पे नेम ओनली रखेंगे। उसके बाद है सॉर्टिंग मेथड, सॉर्टिंग मेथड यानी क्या, इसमें लिखा ही है कि अल्फाबेटिकली हमें दिखेगी एंट्री, यानी लेजर के नेम के हिसाब से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आएगा, अमाउंट के हिसाब से डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग आएगा, करेंसी के हिसाब से आएगा, वाउचर नंबर के हिसाब से आएगा, वाउचर के सीक्वेंस में आएगा, उस हिसाब से डिफरेंट सॉर्टिंग मेथड हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डिफॉल्ट में क्या, हमें जो डेट वाइज एंट्री दिखेगी, यानी ईयर में जो फर्स्ट डेट को एंट्री हुई होगी वो फर्स्ट दिखेगी, लास्ट को जो एंट्री हुई होगी वो लास्ट दिखेगी, तो हमें डिफॉल्ट वाले ही रखना है यहाँ पे। उसके बाद हमें एंटर करेंगे तो ये सब एंट्री इन डिटेल हमें दिख जाएगी। तो देखो 1 अप्रैल को हमने सप्लायर ए को सप्लायर ए से हमने परचेस किया था,
तो उसका बिल नंबर क्या था 12 डेज, उसको हमने क्रेडिट पीरियड कितना दिया था वो भी हमें यहाँ पे दिखेगा 45 डेज। टोटल अमाउंट क्या थी 42,250। हमने क्या क्या परचेज किया था, तो आइटम में कितनी क्वांटिटी थी 100, उसका रेट क्या था, तो ये पूरी डिटेल हमें यहाँ पे दिख जाएगी। अब सब एंट्री की पूरी डिटेल यहाँ पे दिख जाएगी, दिख रहा है सब हिसाब से। यानी कुछ हमने पेमेंट भी करा होगा वो भी दिख जाएगा कि देखो ये कस्टमर ए को हमने, कस्टमर ए से हमें पैसा मिला है कि कौन से बिल के सामने मिला है, तो अगेंस्ट रेफरेंस 1 यानी रेफरेंस 1 नंबर का बिल था उसके सामने हमें पेमेंट मिला है, 25 दिन में पेमेंट मिला है, 50,000 रुपये का पेमेंट मिला है। किस में पेमेंट मिला है कि एसबीआई बैंक में हमें पेमेंट मिला है, तो उस हिसाब से पूरी डिटेल यहाँ पे दिख जाएगी। अब यहाँ पे हमें सब वाउचर्स की डिटेल एक जगह पे दिख रही है, यानी कि देखो ये कॉन्ट्रा वाउचर है, रिसिप्ट वाउचर है, परचेज वाउचर है, सेल वाउचर है, सब वाउचर की डिटेल हमें एक जगह पे दिख रही है। पर हमें कोई पर्टिकुलर वाउचर की डिटेल देखनी होगी, यानी पूरे साल में हमने टोटल सेल कितना किया है, तो खाली सेल वाउचर की डिटेल यहाँ पे देखनी हो तो उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है F4 चेंज वाउचर करके, उस पर हम क्लिक करेंगे F4 पे, तो यहाँ पे वाउचर की टाइप दिख जाएगी, यानी कॉन्ट्रा में कितनी एंट्री हुई है, जर्नल में कितनी एंट्री हुई है, मेमोरेंडम करके एक वाउचर आता है वो अपने बाद में सीखेंगे, पेमेंट में कितनी एंट्री हुई है, फिजिकल स्टॉक का भी मैं बाद में बताऊंगा, परचेज में क्या है, रिसिप्ट में कितनी एंट्री है, उस हिसाब से यहाँ पे कोई भी एंट्री देखनी हो तो हम देख सकते हैं। तो हम एक सेल्स का देखते हैं, टोटल सेल कितना हुआ है, तो सेल हम जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो सेल की पूरी डिटेल आ जाएगी यहाँ पे। ये डिटेल में है तो हम पहले नॉर्मल कर देते हैं। पूरे साल में यानी टोटल सेल के वाउचर में टोटल कितनी एंट्री हुई है वो हमें यहाँ पे दिखा देगा। जैसे हम वाउचर में चेंज करके सेल्स में चले गए तो सेल टोटल कितना हुआ है वो हमें यहाँ पे दिखा देगा कि 2,99,950 रुपये। अब इसमें कैश और क्रेडिट दोनों है, यानी ये देखो बीच में कैश भी दिख रहा है, 2 एंट्री कैश की भी है और बाकी सब क्रेडिट सेल की एंट्री है। तो वो हमें देखना हो कि यानी कैश सेल कितना हुआ है, क्रेडिट सेल कितना हुआ है, उस वो हमें अलग अलग दिखना हो तो यहाँ पे ये F6 पे ऑप्शन है एक्सट्रैक्ट का, उस पर हम सिलेक्ट करेंगे तो ये कैश और क्रेडिट अलग अलग होके आ जाएंगे कि यानी हमने डेटर्स को यानी क्रेडिट सेल कितना किया है तो 2,60,250 टोटल क्रेडिट सेल हुआ है। उसके बाद कैश सेल कितना हुआ है 39,700 क्रेडिट सेल हुआ है और टोटल सेल उस हिसाब से कितना बना है 2,99,950। तो उस हिसाब से हम यानी कैश और क्रेडिट में कितना सेल हुआ है वो हम अलग अलग भी कर सकते हैं। ठीक है, उस हिसाब से हम यानी डायरेक्ट यहाँ से परचेज में जाना हो, यानी ये हमने सेल का किया कैश और क्रेडिट का अलग, डायरेक्ट हमें ये परचेज का देखना हो तो वो परचेज का भी हम देख सकते हैं। यहाँ पे F4 करेंगे, जैसे हम परचेज डालेंगे तो उस हिसाब से परचेज दिखने लगेगा, टोटल क्रेडिट परचेज कितना हुआ है, टोटल क्रेडिट कैश परचेज कितना हुआ है, उस हिसाब से टोटल परचेज कितना है। ठीक है, तो बाद एक्सेप्ट एस्केप करके यानी नॉर्मल में आ जाएंगे हम। अभी हमने देखा कि टोटल कैश और क्रेडिट सेल कितनी हुई है वो दिखाता है। अब हमें कस्टमर ए यानी ये कस्टमर ए है, कस्टमर बी सी, उसमें हमने उसका टैक्स कोई जीएसटी नंबर हो वो डाला हो, उस पार्टी का कोई एड्रेस हो वो डाला हो, इस कस्टमर को हमने क्या सेल किया है वो हमें देखना हो कि पूरी की पूरी डिटेल रिपोर्ट सेल की हमें देखनी हो तो वो हम कैसे देख सकते हैं, यानी तो उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है F5 कॉलमनर, यानी कॉलमनर में पूरा रिपोर्ट हमें दिखेगा कि टोटल यानी सेल में जो हमने किया है तो उसमें कस्टमर को हमने क्या सेल किया था उसकी डिटेल क्या है वो सब हमें देखना हो तो वो हम यहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो F5 पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे ये पूरी डिटेल खुलेगी, यानी आपको इसमें से कौन कौन सी डिटेल चाहिए कौन कौन सी डिटेल नहीं। तो पहला ऑप्शन दिख रहा है पार्टी का एड्रेस चाहिए कि नहीं, तो उसमें हम यस कर देंगे कि वाउचर टाइप कौन सा था, यानी सेल्स वाउचर है वो देखना है कि नहीं, तो वो भी हम यस कर सकते हैं। यानी जो जो डिटेल हमें चाहिए वो हम यस करके एंटर करेंगे तो ये ऐसी पूरी डिटेल खुल जाएगी। अब हमने इसमें एड्रेस वो पार्टी का डालना नहीं है तो अभी हमें यहाँ पे दिख नहीं रहा है, अगर हम डाल देंगे जैसे कि हम एंट्री में जाके कस्टमर है ना एड्रेस डाल देंगे इसका,
और इस हिसाब से यहाँ पे उसका एड्रेस भी दिखने लगेगा। तो उस हिसाब से यहाँ पे हम उसकी पूरी डिटेल रिपोर्ट भी यानी कॉलमनर रजिस्टर में जाके पूरी टोटल रिपोर्ट भी हम देख सकते हैं। अब इसमें हमें यानी स्टॉक की पूरी डिटेल नहीं दिख रही है, तो स्टॉक की पूरी डिटेल हमें यहाँ पे दिखनी होती है, यानी टोटल हमने कौन सी आइटम में कितना सेल किया है ये पूरे साल में। तो उस हिसाब से हमें यहाँ पे देखना हो तो उसके लिए ये F12 में, इसमें यहाँ पे F12 में जाएंगे, शो एक्सट्रैक्ट ऑफ रजिस्टर में यस करेंगे। बाद में यहाँ पे शो इन्वेंटरी वाइज एक्सट्रैक्ट, उसमें भी यस कर देंगे। यहाँ पे डिटेल कर देंगे तो यहाँ पे हमें ये दिख जाएगा आइटम ए का टोटल कितना सेल हुआ है 485 नंबर्स का, आइटम बी में 440, आइटम सी में 485, आइटम डी में 525, उसका रेट क्या था वो दिखा देगा, एवरेज रेट ये पकड़ेगा और उसके हिसाब से टोटल अमाउंट क्या बन रही है। तो टोटल सेल हमने बाहर देखा था 299 950, तो उस हिसाब से हमें पूरी डिटेल रिपोर्ट यहाँ पे दिख रही है। अब यहाँ पे इनवर्ड में हमें कुछ नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि हम ये एक्सेप्ट ऑफ सेल वाउचर दिख रहे हैं। तो उस हिसाब से यानी हमें आउटवर्ड ही दिखाएगा कि यानी सेल यानी आउटवर्ड टोटल कितना हुआ है ये। F4 में जाके हम परचेस कर देंगे तो यहाँ पे हमें खाली इनवर्ड का ही दिखाएगा। तो उस हिसाब से यानी हम डिटेल रिपोर्ट में अलग अलग तरीके से देख सकते हैं कि यानी कौन से डे पे टोटल कितना सेल हुआ है। वापस हम वो सेल वाउचर में जाते हैं, वापस कॉलिनर में जाके अब यहाँ पे एक ऑप्शन वो भी है कि शॉप प्रॉफिट, यानी कोई भी आइटम हमने कस्टमर एक को सेल किया तो उसमें हमें कितना प्रॉफिट हुआ था वो भी हम देख सकते हैं। तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल यानी इसकी कॉस्ट क्या थी, हमने परचेस करी थी कस्टमर को, जो जो आइटम हमने सेल करी उसकी कॉस्ट ऑफ सेल क्या थी उस वो, और उस पर ग्रॉस प्रॉफिट हमें कितना हुआ है वो दिखा देगा, और उसका परसेंटेज कैलकुलेट करके हमें यहाँ पे दिखा देगा। तो हमने जो भी यानी सेल या परचेस करा उस पर हमें टोटल कितना प्रॉफिट हुआ है वो भी हमें यहाँ पे दिखा सकते हैं। वापस हमें हाइड करना हो तो वो हाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से हम डे बुक में जाके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यानी डिफरेंट तरीके से हम रिपोर्ट पूरी देख सकते हैं। यानी पूरा यानी डिटेल देखना हो तो पूरे साल का डिटेल रिपोर्ट, ऐसे डिटेल एंट्री कैसे कितनी हुई है एंट्री है वो हमें यहाँ पे दिखाएगी। उसको डिटेल में हमें देखना हो तो F12 में जाके जो जो हमें डिटेल हमें दिखनी है उसमें हम यस कर देंगे तो वो वाला ऑप्शन हमें यहाँ पे दिखाने लगेगा। उसके बाद हमें कोई एक पर्टिकुलर वाउचर का ही देखना हो तो F4 में जाके हम वो वाउचर चेंज कर सकते हैं। F4 में जाके चेंज वाउचर कर देंगे तो हमें पर्टिकुलर कोई वाउचर की देखनी हो तो उस हिसाब से वो वाउचर की एंट्री दिखाएगा। उसमें हमें कैश और क्रेडिट सेल अलग अलग करना हो तो उसका एक्स्ट्रा हम लेंगे तो कैश और क्रेडिट हमें अलग अलग करके दिखा देगा। वापस वाउचर पे क्लिक करेंगे तो वापस वो सेल्स वाउचर वाला ही दिखा देगा। उसको इन डिटेल और देखना हो तो ये कॉलमनर वाला ऑप्शन है, उसमें हम जाएंगे, जो जो डिटेल हमें यहाँ पे चाहिए वो यस कर देंगे हम। तो जैसे ही यस कर देंगे तो वो पूरा डिटेल रिपोर्ट दिखा। अब हमें इसमें इन्वेंटरी वाइज एक्सट्रैक्ट देखना हो तो वो हम कैसे देखेंगे, तो वापस हमें इसमें इन्वेंटरी वाइज डिटेल देखनी हो तो वापस हम किस में जाएंगे, F12 में जाएंगे, एक्सट्रैक्ट ऑफ रजिस्टर में यस करेंगे, इन्वेंटरी वाइज एक्सट्रैक्ट में यस करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे तो यहाँ पे पूरा यानी हमें कौन सी आइटम कितनी सेल हुई है वो दिखेगी। ठीक है, वैसे ही हम यहाँ पे चेंज वाउचर करके डायरेक्ट परचेज में चले जाएंगे तो परचेज की डिटेल ऐसे दिखने लगेगी। तो उस हिसाब से यानी हम डे बुक में डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट अलग अलग तरीके से हम देख सकते हैं, इन डिटेल भी देख सकते हैं, कंडेंस भी रिपोर्ट देख सकते हैं। तो उस हिसाब से हम डे बुक में डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट देख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मैंने पहले एक डिस्काउंट की एंट्री आपको बताई थी कि कोई भी यानी सेल या परचेज में हमें डिस्काउंट लगाना हो तो वो हम कैसे लगा सकते हैं। तो वो डिस्काउंट मैंने नॉर्मल बताया था कि जैसे कि हम कोई भी एक सेल कर रहे हैं, एक माना सेल की एंट्री ले रहे हैं, अब यहाँ पे मैंने इस पे डिस्काउंट लगाना हो तो वो बताया था कि यहाँ पे हमें डिस्काउंट का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। इस पे हमें डिस्काउंट लगाना हो तो हमें डिस्काउंट का लेजर क्रिएट करना पड़ता था, यानी यहाँ पे डिस्काउंट का लेजर क्रिएट करेंगे।
अगर परसेंटेज वाइज डिस्काउंट हमें दिया हो, तो परसेंटेज वाइज अगर डिस्काउंट हो तो यहाँ पे रेट के कॉलम के नीचे हम यहाँ पे जो भी परसेंटेज का डिस्काउंट हो वो डालते थे। पर डिस्काउंट डालते टाइम हमें क्या याद रखना था कि वो डिस्काउंट हमें माइनस में डालना है, क्योंकि हम डिस्काउंट दे रहे हैं या तो हमें डिस्काउंट मिल रहा है, तो वो ऊपर वाली वैल्यू में से माइनस होगा, तो वो डिस्काउंट हमें माइनस में डालना था। तो अगर रेट वाइज हमने डिस्काउंट दिया हो, जैसे कि 5% का डिस्काउंट दिया हो, तो हम यहाँ पे ऐसे -5 करके डाल देते थे। तो उस हिसाब से यहाँ पे 5% डिस्काउंट कैलकुलेट करके आ जाता था। और अगर परसेंटेज वाइज डिस्काउंट ना हो, डायरेक्ट अमाउंट में ही डिस्काउंट दिया हो, तो वो हम यहाँ पे ऐसे ही डायरेक्ट माइनस करके वो अमाउंट डाल देते थे, -500 करके डाल देते। तो उस हिसाब से यानी डिस्काउंट की एंट्री हमें करनी हो तो यहाँ पे हम डिस्काउंट का अकाउंट क्रिएट करके यहाँ पे परसेंटेज वाइज हो तो यहाँ पे माइनस करके परसेंटेज डाल देते थे। और अगर अमाउंट में डिस्काउंट हो तो यहाँ पे माइनस करके वो अमाउंट डाल देते थे। पर यहाँ पे तो जैसे कि हमने एक ही आइटम सिलेक्ट करी है, अब हम दूसरी आइटम ले, जैसे आइटम डी, ये तो इन तीनों आइटम पे टोटल डिस्काउंट आ गया, यानी इन तीनों आइटम पे टोटल हमने इतना डिस्काउंट दिया है, वो यहाँ पे टोटल करके आ गया। अब ऐसा हो कि आइटम ए में हमने अलग डिस्काउंट दिया है, आइटम बी में हमने अलग डिस्काउंट दिया है, आइटम डी में हमने अलग डिस्काउंट दिया है, तीनों पे डिस्काउंट दिया है, अलग अलग परसेंटेज पे हमने डिस्काउंट दिया है, तो वो हमें लाना हो इसमें, तो वो हम कैसे ला सकते हैं? तो उसके लिए एक ऑप्शन है, वो हमें ऑन करना पड़ेगा। F11 में फीचर्स में इन्वेंटरी फीचर्स में जाके यहाँ पे इनवॉइसिंग के नीचे इनवॉइसिंग ऑप्शन है, उसके नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है, यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस। वो ऑप्शन हम यहाँ पे यस करेंगे। उसके बाद हम सेल की एंट्री करने जाएंगे, तो यहाँ पे एक कॉलम ऐड हो चुका है, डिस्काउंट का कॉलम। ठीक है, अब हम एंट्री करेंगे जैसे कि कस्टमर। यहाँ पे हमें डिस्काउंट का रेट डालना है, यानी कि आइटम ए में कितना डिस्काउंट दिया, आइटम बी में कितना डिस्काउंट दिया, उस हिसाब से डिफरेंट आइटम पे हम डिफरेंट डिस्काउंट रेट डाल सकते हैं। और यहाँ पे हमें जब डिस्काउंट डालेंगे तब हमें माइनस में भी रेट नहीं डालना है, डायरेक्ट हम रेट डाल देंगे कि इसमें हमें जैसे कि 5% डिस्काउंट मिला है, तो 5% जैसे ही डालेंगे तो ये जो फाइनल अमाउंट बाहर आ रही है उस पर वो डिस्काउंट कैलकुलेट करके ही बाहर आएगी। अब अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो नीचे हम कैलकुलेटर में कैलकुलेट करेंगे, 70 के ऊपर 100 के हिसाब से टोटल वैल्यू 7000 हो रही थी। अब उस पर 5% डिस्काउंट कितना होता है, तो 7000 का 5% 350 होता है। अब 7000 में से 350 माइनस करेंगे, उसी जगह 6650 यहाँ पे आ रहा है। तो जैसे ही हमने डिस्काउंट में 5 डाला, तो डिस्काउंट में हमने रेट डाला, तो उस हिसाब से उसने डायरेक्ट डिस्काउंट कैलकुलेट करके यहाँ पे बाहर डायरेक्ट माइनस ही अमाउंट आई। उस हिसाब से आइटम बी में जैसे, सर हाँ एक बार फिर से बताना ना, वो डिस्काउंट ऐसे यस किया आपने? एक बार फिर से बता देता हूँ। पहले हम क्या करते थे कि पहले हम टोटल यानी डिस्काउंट की एंट्री करनी हो तो पहले हम टोटल नीचे डिस्काउंट का लेजर बना के उसमें परसेंटेज वाइज हो तो माइनस परसेंटेज करके डाल देते थे, और अगर अमाउंट में डिस्काउंट हो तो अमाउंट में माइनस करके डाल देते थे। पर हमने अगर आइटम वाइज अलग अलग डिस्काउंट दिया हो, जैसे कि आइटम ए में अलग परसेंटेज से डिस्काउंट हो, आइटम बी में अलग परसेंटेज से डिस्काउंट हो, तो वो अगर हमें अप्लाई करना हो तो वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमें F11 फीचर्स में जाएंगे। F11 में इन्वेंटरी फीचर्स में जाएंगे हम। इन्वेंटरी फीचर्स में ये इनवॉइसिंग के अंदर लास्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है, यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस, वो ऑप्शन को हम यस करेंगे। यस करके एंटर 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 करके एक्सेप्ट कर देंगे। उसके बाद वाउचर में हम एंट्री करने जाएंगे, सेल वाउचर में, तो यहाँ पे एक डिस्काउंट का कॉलम ऐड हो गया होगा यहाँ पे। अब इसमें हम एंट्री करेंगे 70 अब यहाँ पे ये डिस्काउंट के कॉलम में आ गया। अब यहाँ पे जैसे हम नॉर्मल डिस्काउंट में क्या करते थे कि रेट जो भी हो वो माइनस में डालते थे, पर यहाँ पे हमें रेट माइनस में नहीं डालना है, डायरेक्ट जितने भी परसेंटेज ऑफ रेट ऑफ डिस्काउंट हो वो हम डायरेक्ट यहाँ पे टाइप कर देंगे। यहाँ पे हमने 5% टाइप किया,
तो उस हिसाब से वो डायरेक्ट डिस्काउंट कैलकुलेट करके बाद में माइनस करके यहाँ पे हमें दिखा देगा। तो वो मैंने नीचे कैलकुलेशन करके माइनस में दिखाया कि 7,000 हमारी वैल्यू थी, उस पर 5% डिस्काउंट कितना बन रहा है, 350 यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया। अब 7,000 में से 350 माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है, 6,650। तो वो डायरेक्ट यानी माइनस करके हमें यहाँ पे बाहर अमाउंट दिखा देगा। उस हिसाब से जैसे कि हम आइटम बी चूज करेंगे, उसमें हमने 50 नंबर बेचे 150 के हिसाब से, उसमें हम माने कि 3% डिस्काउंट दिया है। तो 3% के हिसाब से वो अमाउंट कैलकुलेट करके डायरेक्ट माइनस करके वो अमाउंट यहाँ पे बाहर आ जाएगी। आइटम सी 10 नंबर में 4% डिस्काउंट दिया है। तो उस हिसाब से हम आइटम वाइज डिस्काउंट यहाँ पे हम डाल सकते हैं। हर एक आइटम में अलग अलग डिस्काउंट हो, अलग अलग परसेंटेज से डिस्काउंट हो, तो वो हमें डालना हो तो वो हम यहाँ पे ऐसे डाल सकते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से हम यानी टोटल इनवॉइस पे टोटल डिस्काउंट लगाओ तो यहाँ पे डिस्काउंट का कॉलम हम ऐड करके लेते ही थे, पर आइटम वाइज अगर अलग अलग डिस्काउंट हो तो वो हम F11 में जाके इन्वेंटरी ऑप्शन में जाके वो वाला फीचर ऑन करके ये डिस्काउंट हम डिफरेंट आइटम पे डिफरेंट परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, दूसरी है वो थोड़ा बहुत लंबा